हेलो, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी.आर. चौधरी। आज अपन बात करेंगे पर्यावरणीय मुद्दे। ये आपके एनसीईआरटी की 12वीं की पुस्तक का 16वां चैप्टर है, सबसे अंतिम चैप्टर है, जिसमें मिशन मेरिट के बैच में आपसे इस चैप्टर से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात मैं इस चैप्टर के सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि इस चैप्टर में पर्यावरण के अंदर होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, आप लोगों ने इससे पूर्व की क्लासों में पढ़ा है। जैसे इकोसिस्टम यानी पारितंत्र में आपने पढ़ा है कि पर्यावरण में जीव, पर्यावरण के जैविक और अजैविक कारक आपस में अंतर संबंधित रहते हुए कुछ सिस्टम का निर्माण करते हैं और उस सिस्टम में जीवों के द्वारा पर्यावरण के साथ कुछ अवांछित गुणधर्मों को इंटरसिपेट करते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात पर्यावरण में जो अजैविक घटक होते हैं, जैसे वायु की बात कर दें, जल की बात कर दें, मृदा की बात कर दें, अर्थात जल, वायु और मृदा में जैविक घटकों के साथ अंतर्निहित क्रियाओं के कारण कुछ अवांछनीय परिवर्तन होते हैं और इन परिवर्तनों को आप पर्यावरण का प्रदूषित होना कहते हैं। ये पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो मानव जाति के साथ साथ पारितंत्र में प्रत्येक जीवित स्तर पर, अर्थात जीवन स्तर पर उपस्थित जीवों के लिए हानिकारक होता है। अब इनकी कैसी हानियां रहती है, प्रदूषण किस किस प्रकार के होते हैं, उन प्रदूषणों के कारण क्या है और उन प्रदूषणों को उत्पन्न करने वाले घटक कौन कौन से हैं, उन प्रदूषणों से निजात कैसे पाई जा सकती है, सरकार इन प्रदूषणों को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, इन सारी बातों पर इस चैप्टर में स्टडी की जाएगी या अध्ययन अपन करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको मिशन मेरिट 2023 के बैच में आपको ये बता देता हूं कि इस चैप्टर से आपको 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों प्रश्न, एक ज्ञान का होगा और एक अवबोध का होगा। एक जो ज्ञानोपयोग का प्रश्न होगा, ज्ञानोपयोग के प्रश्न में रिक्त स्थान पूछी जाएगी, आपको 1 नंबर की होगी। अर्थात इस चैप्टर से एक रिक्त स्थान वाला प्रश्न आने की संभावना बनती है। अगला एक अति लघुरात्मक प्रश्न होगा जो ज्ञान से संबंधित होगा और इस प्रश्न में आपको सीधे रटे रटाया आंसर है वो देना होता है। अब मैं आपको इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा, ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का, ये पूरा इस टॉपिक लास्ट टॉपिक है, इसके 2 वीडियो है, ये पूरे होने के बाद इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। अब प्रश्नों के बारे में बात करने के बाद सबसे पहले इस पर्यावरणीय मुद्दे हैं, तो पर्यावरण के मुद्दे में प्रदूषण की जो मुख्य घटना है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण को पढ़ने से पहले पर्यावरण के मुद्दे पढ़ने से पहले आप पर्यावरण के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो पर्यावरण का मतलब है पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक परस्पर अंतर संबंधित होते हुए, विभिन्न प्रकार के जैविक और अजैविक घटक परस्पर अंतर्निहित क्रियाएं करते हुए, अंतर संबंधित होते हुए पर्यावरण के जैविक घटक पर्यावरण के अजैविक घटकों को प्रभावित करते हैं और पर्यावरण के अजैविक घटक पर्यावरण के जैविक घटकों को प्रभावित करते हैं। तो इस पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित आवरण को पर्यावरण कहते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक घटक अंतर्निहित रूप से उपस्थित रहते हुए अंतर्निहित क्रियाएं करते हैं। अब पर्यावरण की बात तो हो गई। अब इस पर्यावरण का प्रदूषण क्यों होता है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या परिभाषा है, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे कि पर्यावरण में उपस्थित अजैविक घटक जैसे वायु, जैसे जल, जैसे भूमि यानी मृदा, वायु, जल और मृदा में होने वाले अवांछित परिवर्तन, पर्यावरण के अजैविक घटक वायु, जल और मृदा में होने वाले अवांछित परिवर्तन जो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों में भौतिक अवांछित परिवर्तन, पर्यावरण में होने वाले वे अवांछित परिवर्तन जो पर्यावरण के भौतिक, जैविक एवं रासायनिक घटकों में कुछ परिवर्तन कर देते हो, उन अवांछित परिवर्तनों को या उन भौतिक, रासायनिक या जैविक घटकों में होने वाले अवांछित परिवर्तन को पर्यावरण का प्रदूषण या पॉल्यूशन
एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कहते हैं। अब एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कितने प्रकार का हो सकता है? तो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसमें सबसे पहला प्रदूषण या सबसे मुख्य प्रदूषण जो है वो है वायु प्रदूषण, जिसको एयर पॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण, जिसमें साउंड जो है उसकी लाउडनेस और शार्पनेस में परिवर्तन आ जाता है, उसको साउंड पोल्यूशन या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तीसरा है जल प्रदूषण अर्थात वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और चौथा है मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन कहते हैं। इनमें से सबसे मुख्य जो प्रथम है वो है एयर पोल्यूशन या मृदा प्रदूषण। अब मृदा है वो अपने आप में क्या है, सबसे पहले है वो एयर पोल्यूशन है यानी वायु प्रदूषण है। सबसे पहला प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण है। अब वायु प्रदूषण होता क्या है? वायु प्रदूषण अपने प्रदूषक जो है अपने अपघटनीय सिद्धांतों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? प्रकृति में उपस्थित रहने वाले घटकों की प्रकृति के आधार पर ये वायु प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी बातों को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले देखेंगे कि वायु प्रदूषण कहते किसे हैं, वायु प्रदूषण क्या होता है। तो मैं ये कहूँगा कि वायु में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तन, वायु में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तन या अवांछनीय परिवर्तन, वायु में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तन जिससे विभिन्न जैविक एवं मानव पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। पर्यावरण में उपस्थित जो वायु का घटक है उस वायु घटक में होने वाले ऐसे अवांछित परिवर्तन जो संपूर्ण जीव जगत पर या जीव जगत के साथ साथ मानव जाति पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हो वायु प्रदूषण कहलाते हैं। इस अवस्था को, वायु की इस अवस्था को प्रदूषित अवस्था कहते हैं या वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण मानव एवं अन्य जीवों में मुख्यतः श्वसन संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। अब श्वसन संबंधी विकार इसलिए होते हैं क्योंकि सभी वायवीय श्वसन करने वाले जीव प्राणवायु को या ऑक्सीजन को प्राणवायु के रूप में उपयोग लेते हुए अपने शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटन कर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अर्थात वायु के अंदर प्रदूषण जब होता है तो इस पूरे सिस्टम को या ये पूरी क्रिया करवाने वाला जो ह्यूमन बींग्स या अन्य जीवों में सिस्टम उपस्थित है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है ये वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण के प्रकार क्या है? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं कि पहला है अनअपघटनशीलता के आधार पर या यूं कहें अपघटनशीलता के आधार पर वायु प्रदूषकों के प्रकार। तो अपघटनशीलता के आधार पर वायु प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैव अपघट्य और एक जैव अनअपघट्य। जैव अपघट्य और दूसरा है जैव अनअपघट्य। जैव अनअपघट्य। अब जैव अपघट्य का मतलब है कि वायु में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ऐसे पदार्थ, वायु में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर के और नई अवस्थाओं में रूपांतरित हो जाते हो उन्हें जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल वायु प्रदूषणकारी पदार्थ कहते हैं। और दूसरे हैं जैव अनअपघट्य, ऐसे रासायनिक पदार्थ या ऐसे वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल रासायनिक पदार्थ कहते हैं। अब बायोडिग्रेडेबल कौन कौन से होते हैं? जिनको पर्यावरण से सूक्ष्म जीव यानी जो अपघट्य पदार्थ होते हैं वो उनका अपघटन कर उन्हें आसानी से अपघटित कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि मृत कार्बनिक पदार्थ, पेड़ पौधों के अवशिष्ट पदार्थ या समस्त जीवों के या जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो वायु को प्रदूषित करते हैं, किंतु उन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर नई अवस्थाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः ये अपघट्य या जैव अपघट्य वायु प्रदूषणकारी पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा है जैव अनअपघट्य, जैसे बेकेलाइट है,
प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, इन्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित करके और उसकी नई अवस्था में रूपांतरित नहीं किया जा सकता। अर्थात ये पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जैव अनअपघट्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो ये थी अपघटनशीलता के आधार पर प्रदूषण कारकों के प्रकार। दूसरा है वायु प्रदूषक जो होते हैं वो प्रकृति में किस आधार पर उपस्थित रहते हैं, किस रूप में उपस्थित रहते हैं, यानी प्रकृति में जैसे आए थे वैसे ही हैं या इनकी उत्पत्ति के बाद इनमें और कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है और फिर वो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। तो उसके आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक वायु प्रदूषक और दूसरा होता है द्वितीयक वायु प्रदूषक। अब देखिएगा प्राथमिक वायु प्रदूषक का क्या मतलब है कि जिस रासायनिक घटक के रूप में यह प्रदूषक उत्पन्न हो रहा है प्रकृति में वो उसी रूप में उपस्थित रहते हुए वायु को प्रदूषित कर रहा है, तो वो प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। और दूसरा है द्वितीयक वायु प्रदूषक, वे प्रदूषणकारी पदार्थ या पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले वे पदार्थ जो जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसमें न रह करके दूसरी और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अलग अवस्थाओं में परिवर्तित यदि हो जाते हैं तो उनको सेकेंडरी या द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण है अज्वलनशील ईंधन से मुक्त होने वाला काजल। अज्वलनशील जो ईंधन है, जैसे आपने जीवाश्म ईंधन को जलाया है तो उस ईंधन में कुछ पार्ट ऐसा होता है जो इंजन में जाने के बाद दहन नहीं होता, उसका कॉम्बिनेशन नहीं होता, दहन नहीं होने से वो अज्वलनशील पदार्थ के रूप में काला काजल के रूप में उपस्थित रहता है। वो क्या होता है, उस रूप में ही जीवन भर पड़ा रहता है। अर्थात अज्वलनशील ईंधन से मुक्त होने वाला काजल प्राथमिक वायु प्रदूषक है। साथ में उत्पन्न होने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड, उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, प्राथमिक अवस्था में उपस्थित रहते हैं। साथ ही साथ सिगरेट के धुएं में उपस्थित विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं। साथ ही साथ मैं यूं कह सकता हूं कि नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड यदि जिस रूप में उत्पन्न होते हैं प्रदूषणकारी क्रिया के समय उसी रूप में उपस्थित रहते हैं, तो ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, प्राथमिक वायु प्रदूषक होते हैं। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड खुद एक प्राथमिक वायु प्रदूषक है। अगला है लेड पीबी, जो अपस्फोटन रोधी के रूप में जीवाश्म ईंधन में मिलाए जाते हैं और वो जीवाश्म ईंधन जब इंजन में जलता है तो लेड उत्पन्न होता है और जीवाश्म ईंधन के दहन से ऑटोमोबाइल या स्वचालित यानों में जीवाश्म ईंधन के दहन से सबसे खतरनाक जो प्रदूषणकारी पदार्थ है उत्पन्न होने वाला वो लेड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न को याद रखना। अगला है बेंजोपायरिन, ये भी क्या है, प्राथमिक प्रदूषक है। अगला है द्वितीयक वायु प्रदूषक। द्वितीयक वायु प्रदूषक में एक होता है पान, PAN, इसकी फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, यह है पान, प्रदूषणकारी पदार्थ है, अत्यंत भयंकर प्रदूषणकारी है। अब दूसरा है जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो वायुमंडलीय नमी और आर्द्रता से क्रिया करके और सेकेंडरी उत्पाद के रूप में उत्पन्न करती है सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को, जो अम्लीय वर्षा के रूप में आते हैं और वायु प्रदूषण के रूप में कार्य करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये भी द्वितीयक वायु प्रदूषक होता है। अगला एल्डिहाइड जितने भी उत्पन्न होते हैं वो द्वितीयक वायु प्रदूषक होते हैं। अगला परऑक्साइड जितने भी उत्पन्न होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक होते हैं। तो पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले प्रदूषणकारी घटकों की कन्वर्ट होने की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो है प्राथमिक वायु प्रदूषक और दूसरा है द्वितीयक वायु प्रदूषक। तो ये
प्रकृति में पाए जाने वाली संरचना के आधार पर वायु प्रदूषकों के प्रकार थे। अगला हेडिंग अपना आता है वायु प्रदूषण के कारण, यानी किन किन कारणों से वायु का प्रदूषण होता है, अर्थात वायु प्रदूषण को कौन कौन से कारक संपन्न करते हैं, कौन कौन से घटक है जो पर्यावरण में संचलित होने से वायु का प्रदूषण होता है। सबसे पहला और मुख्य घटक है स्वचालित वाहनों के कारण। आप सब जानते हैं स्वचालित वाहनों में जीवाश्मीय ईंधन का प्रयोग, इन वाहनों को ऑटोमोबाइल जो वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए जीवाश्मीय ईंधन का प्रयोग होता है, और जीवाश्मीय ईंधन का दहन जब होता है तो उसके दहन से कई प्रकार के जीवाश्मीय ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें और जो कणीय प्रदूषक है, हानिकारक गैसें एवं जो कणीय प्रदूषक है वो वायुमंडल को, यानी वायुमंडल में वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन को उत्पन्न करते हैं। हानिकारक गैसें कौन कौन सी है आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होती है, नाइट्रेट भी होते हैं, नाइट्राइट भी होते हैं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और कार्बन के ऑक्साइड है। साथ ही साथ ये वायुमंडल में कणीय प्रदूषक भी उत्पन्न करते हैं। कणीय प्रदूषक के रूप में मैं कह दूं लेड उत्पन्न करते हैं, और स्वचालित वाहनों में जीवाश्मीय ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषणकारी पदार्थों में सबसे मानव जाति के लिए सबसे घातक और हानिकारक यदि प्रदूषक है तो एक नंबर पे आता है लेड। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। और दूसरे नंबर पे आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति इन जीवाश्मीय ईंधन के अपूर्ण ऑक्सीकरण से होती है। साथ ही साथ इन ईंधन के अपूर्ण ऑक्सीकरण से मेथेन भी उत्पन्न होती है, और मेथेन के साथ साथ अन्य प्रकार के निम्न श्रेणी के हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न होता है। निम्न श्रेणी के हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न होते हैं, मेथेन के साथ साथ निम्न श्रेणी के हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न होते हैं। तो ये लेड है वो कणीय प्रदूषकों में सबसे अधिक प्रदूषण या सबसे अधिक घातकता रखने वाला स्वचालित वाहनों से निकलने वाला प्रदूषक है। दूसरा जो प्रदूषण का कारण है वो तापीय विद्युत संयंत्र। आप जानते हैं तापीय विद्युत संयंत्र जो थर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मशीनें होती है, वहां पर बड़े बड़े टरबाइनों को इन थर्मल एनर्जी के द्वारा, जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाली थर्मल एनर्जी के द्वारा घुमाया जाता है और वहां से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो इन तापीय विद्युत संयंत्रों से भी ये सारी चीजें बाहर निकलती है। तापीय विद्युत संयंत्रों से मुख्य रूप से इन सारी चीजों के निकलने के साथ साथ कणीय प्रदूषक भी उत्पन्न होते हैं। ये कणीय प्रदूषक वायुमंडल में उपस्थित समस्त पादपों और जंतुओं दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। तो तापीय विद्युत संयंत्रों से भी प्रदूषण होता है। अगला, जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज चलती है, उन इंडस्ट्रीज में ऊर्जा उत्पन्न करने का जो मुख्य स्रोत है वो जीवाश्मीय ईंधन ही होता है। जीवाश्मीय ईंधन होगा या कोयला होगा या लकड़ी होगी, उनके द्वारा जब ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो उन औद्योगिक इकाइयों में दहन की क्रिया होती है, और उस दहन की क्रिया के दौरान जब निकलने वाली जो गैसें होती हैं, दहन की क्रिया में जीवाश्म ईंधन के दहन से दहन की क्रिया में कई सारी हानिकारक गैसें निकलती है, जिसमें ये सारे प्रदूषक है वो मुख्य रूप से उपस्थित रहते हुए और वायु प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। अगला जो कारण है वो है सजीवों में होने वाली श्वसन क्रिया। आप जानते हैं पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक सजीव, वो उत्पादक हो, प्राथमिक उपभोक्ता हो, द्वितीयक उपभोक्ता हो, तृतीयक उपभोक्ता हो, किसी भी श्रेणी का हो, यदि वो वायवीय श्वसन दर्शाता है तो उसके शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उनके शरीर में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित कर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और इसमें
कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज के अपघटन से जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो CO2 और जल उत्पन्न होता है। अर्थात इस श्वसन की क्रिया में सदैव और सदैव CO2 गैस उत्पन्न होती है जो वायुमंडलीय प्रदूषण का मुख्य कारण रहती है या वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला है जीवाश्मी ईंधन के दहन से। अब कहीं पर भी जीवाश्मी ईंधन का दहन होता है, किसी भी श्रेणी का जीवाश्मी ईंधन हो, अलग अलग श्रेणी के जीवाश्मी ईंधनों से निकलने वाले प्रदूषणकारी गैसों की मात्राएं और प्रदूषणकारी पदार्थों की हानिकारक प्रवृत्ति अलग अलग होती है। फिर भी कोई भी जीवाश्मी ईंधन हो, उसका दहन यदि होगा तो हानिकारक गैसें अवश्य उत्पन्न होगी और हानिकारक गैसें उत्पन्न होगी तो वो वायुमंडल को प्रदूषण अवश्य करेगी। जैसे उसके दहन में सबसे पहले जो अज्वलनशील पदार्थ होता है जो कजली के रूप में बन जाता है, बाद में कार्बनिक पदार्थ जो है वो अपूर्ण अपघटन से, इनका पूर्ण अपघटन तो होता नहीं, अपूर्ण अपघटन होगा जिसमें मेथेन भी उत्पन्न होगी और साथ ही साथ निम्न श्रेणी के हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न होंगे, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्पन्न होंगे, सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्पन्न होगी दहन की क्रिया में सदैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कहीं कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होती है। तो जीवाश्म ईंधन के दहन से भी वायु प्रदूषण का खतरा रहता है। अगला जो है वायु प्रदूषण का कारण वो है कृषि। कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, पेस्टिसाइड, कृषि कार्यों में उत्पन्न होने वाले प्रयुक्त होने वाले विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड स्प्रे यानी कीटनाशक जो है वो वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो ये है वायुमंडल को प्रदूषित करने वाले कारक या घटक। अब अगला है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव। नेक्स्ट हेडिंग अपना है वायु प्रदूषण के कारक हो गए, अब वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव। आप कहते हैं वायु प्रदूषण के साथ जैसे जैसे वायुमंडल में उपस्थित वायु एयर प्रदूषित होती है इन समस्त कारणों से, तो मैं कहूं कि वायुमंडल में प्रदूषण करने वाला जो मुख्य घटक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायु प्रदूषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है या कौन सी गैस वायुमंडल को प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? वायुमंडल में जब जीवाश्म ईंधन या अन्य कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण दहन होता है या श्वसन की क्रिया होती है या विद्युत ताप संयंत्र चलते हैं या यूं कहें कि औद्योगिक इकाइयां चलती है, यह इनके इन प्रकरण जहां कहीं भी वायु प्रदूषण में CO2 मुक्त हो रही है तो वो CO2 पर्यावरण में आकर के और संपूर्ण पर्यावरण के बाहर एक आवरण के रूप में, एक परत के रूप में उत्पन्न हो जाती है। ये CO2 की जो परत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, उसका विस्तार से आगे स्टडी भी करेंगे। तो वायुमंडल में पर्यावरण, संपूर्ण पर्यावरण के चारों ओर CO2 का एक आवरण बन जाता है और इस प्रकार से जो CO2 का आवरण बना है वो सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक आने तो देती है, पर पृथ्वी से इन किरणों के टकरा कर जहां पर वापस वायुमंडल में जाना होता है तब नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इस क्रिया को ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी उष्णता कहते हैं। इस क्रिया को ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी उष्णता कहते हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग या विश्वव्यापी उष्णता उत्पन्न हो रही है वो दिनों दिन पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही है। जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ध्रुवों पर उपस्थित बर्फ पिघलेगी, पृथ्वी पर उपस्थित जल समुदाय या जलीय क्षेत्र जो है या जल संपदा जो है उसकी मात्रा बढ़ेगी और बाढ़ के कारण या समुद्री जल स्तर बढ़ने से संपूर्ण पृथ्वी के द्वीप जो है वो डूबकर नष्ट हो जाएंगे और अधिकांश जीवों के नष्ट होने की संभावना क्रिएट होती है। तो वायु प्रदूषण से आप किस प्रकार से मानव जाति या पृथ्वी को डूबकर समाप्त होने की कल्पना तक जा रहे हैं। तो वायु प्रदूषण इतना खतरनाक है। दूसरी अवस्था प्राप्त होती है कि वायु प्रदूषण में आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है भैया, ये दुनिया की सबसे खतरनाक गैसों में से एक है। क्यों है? क्योंकि ये अत्यंत विषैली गैस रहती है और मानव जाति के लिए तो अत्यंत विषैली होती है। ये होती क्यों है विषैली? तो मैं ये कह दूं कि आपके रक्त में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करवाने का कार्य करता है आपकी RBC पर उपस्थित हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ एक तो जुड़ती है ऑक्सीजन भी
और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन को परिवहन करवाने का कार्य करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। किंतु यदि आपके फेफड़ों तक वायुमंडल में प्रदूषण के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फेफड़ों तक जारी है और फेफड़ों से यह गैस मानव के रक्त में जारी है, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ इस CO2 की जो बंध्यता है, CO2 की जो बंध्यता है वो O2 की तुलना में 200 गुना अधिक होती है। पॉइंट शुड बी नोटेड। और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। उसी प्रकार से रक्त में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, रक्त में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। कौन सी हीमोग्लोबिन रे? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अत्यंत विषैला पदार्थ होता है जो रक्त में तो जाएगा और रक्त में जाकर के प्रत्येक टिश्यू तक, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन जो है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको घटा देता है। और ऑक्सीजन की मात्रा इस प्रकार से यदि घट जाती है तो इस अवस्था को कहते हैं हाइपोक्सिया। क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं। और इस हाइपोक्सिया की अवस्था में अर्थात होता क्या है, जैसे ही वायुमंडल में वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ती है, वो गैस फेफड़ों के माध्यम से मनुष्य के रक्त में जाती है और रक्त में जाकर के और हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती। ये क्यों जुड़ी? क्योंकि इस हीमोग्लोबिन के साथ इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जुड़ने की प्रवृत्ति ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना अधिक होती है। अर्थात 50% मात्रा में भी यदि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंच जाती है तो अब ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नहीं करेगा, वहां किसका परिवहन करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का परिवहन करना शुरू करेगा और प्रत्येक टिश्यू तक, प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक उत्तक तक, या यूं कहे उत्तक की कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करने हेतु जो ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी वो कम पड़ जाएगी और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होगा और दम घुटने से ऑक्सीजन पड़ी है वायुमंडल में, आसपास खूब ऑक्सीजन पड़ी है, फिर भी वो फेफड़ों से होते हुए, रक्त से होते हुए प्रत्येक कोशिका द्रव्य तक नहीं पहुंचने से रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उस कमी से, इस कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं और इस हाइपोक्सिया के कारण दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कई सालों से बंद पड़े गहरे कुएं में सफाई करने के लिए उतरे व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु का कारण आप क्या इंडक्ट करते हैं? आप जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते इस प्रकार से मृत्यु का होना आप किस प्रदूषकता या कौन से प्रदूषक के कारण ऐसा होना इंगित करेंगे? कारण सहित अपने उत्तर की व्याख्या करेंगे। तो आप कहेंगे उस गहरे कुएं में जो कई सालों से बंद पड़ा था, उस कुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उपस्थित थी। मनुष्य उसके अंदर सफाई करने के लिए जैसे उतरता है उसके रक्त में घुल जाती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइपोक्सिया होगा और उस हाइपोक्सिया से दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इतना खतरनाक है ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कभी कभी आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आप एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोए हैं जिसमें बाहरी वायु का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो सुबह देखते हैं तो वहां पर जो व्यक्ति अंदर सोया था वो मरा हुआ मिलता है। उसकी मृत्यु का कारण क्या हो सकती है? उसके रक्त में किस प्रकार की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग उत्पन्न हुई है और इस परिघटना से मरने का कारण क्या रहता है? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिएगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इतनी विषैली और खतरनाक होती है और ऐसा हाइपोक्सिया जब स्थिति उत्पन्न होती है तो इस हाइपोक्सिया की स्थिति में सिर दर्द होगा, सिर में चक्कर आने लगेंगे, मांसपेशियों में थकावट आ जाती है, और जी मिचलाना शुरू करते हैं और व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में जाकर के सडन डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। जी मिचलाना, सिर में दर्द होना, चक्कर आना और अंत में मांसपेशियों की कमी होने से शिथिल यानी बेहोशी की अवस्था में जाने के साथ ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। इतना खतरनाक है ये आपकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। साथ ही साथ आप जानते हैं
कि नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड है वो वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके, वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके और अम्लीय वर्षा का कारण होती है। ये वायु प्रदूषण का कारण है। अम्लीय वर्षा किसका कारण है? वायु प्रदूषण का कारण है। इस प्रकार से होने वाली अम्लीय वर्षा फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ जो अपनी प्राकृतिक धरोहर है, जो अपनी मानव निर्मित कुछ ऐसी विश्वव्यापी धरोहर है, जैसे लाल किला है या वो आगरा का जो वो प्यार वाला जो प्रतीक जिसको ताजमहल कहते हो तुम लोग, वो इन सभी संगमरमर के पत्थरों के अपघटित होकर के और इनके क्षरण या संक्षारण की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये थी अम्लीय वर्षा भी वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड जो वायु प्रदूषक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो वायु प्रदूषक है वो अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने के साथ साथ मनुष्य के मुंह का सूखना, सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषण में या वायु प्रदूषण में चला जाता है या इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है? मुंह को सूखना, गले में खराश होना, आंखों में जलन होना, श्वास में कमी या श्वास में कठिनाई होना, आंखों में से पानी का निकलना, जी मिचलाना, मुंह सूखना, चक्कर आना, आंखों में से पानी का निकलना आदि लक्षण उत्पन्न करता है। साथ ही साथ जो लेड है वो मुख्य स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से जो मुख्य प्रदूषणकारी पदार्थ के रूप में लेड मुक्त होता है। ये लेड अत्यंत घातक प्रदूषणकारी पदार्थ है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लेड आपकी किडनी और लीवर अर्थात गुर्दे और फेफड़े, किडनी व लीवर को प्रभावित करने के साथ साथ आपको कैंसर जैसी बीमारियों की चपेट में भी ले लेता है। ये लेड इतना खतरनाक पॉइजनिटी रखता है कि लीवर कैंसर और किडनियों में जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्कों की, उनको खराब करने की संभावना भी उत्पन्न करता है ये लेड। साथ ही साथ ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है और नर्वस सिस्टम में जो साइटोन होता है उनको भी ये प्रभावित करके और उसकी क्रियाविधि को भी प्रभावित करता है, जिससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होते हैं वो प्रभावित होते हैं और मांसपेशियों तक तंत्रिकीय आवेगों का सही ढंग से संचरण नहीं हो पाता है। तो ये भी वायु प्रदूषण के कारण होता है। जो अम्लीय वर्षा शब्द आई थी, उस अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1872 में रॉबर्ट अगस्त ने किया था। 1872 में रॉबर्ट अगस्त ने किया था। अम्लीय वर्षा जो वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के वायु प्रदूषणकारी ऑक्साइडों का वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता से क्रिया होने पर उत्पन्न हुए सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल अम्लीय वर्षा का कारण होता है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1872 में रॉबर्ट अगस्त ने किया था। तो यह है वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव जो आपको कई प्रकार के कारकों और कई प्रकार के दुष्प्रभावों को होकर गुजरते हैं। अर्थात वायु मंडल में हुए इस वायु के अंदर अवांछनीय परिवर्तन जो कई प्रकार के मानव रोगों को उत्पन्न करने के साथ साथ संपूर्ण पारितंत्र पर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए इस वायु प्रदूषण के प्रभावों से बचने हेतु अपने को वायु प्रदूषण से बचना होगा और वायु प्रदूषण से बचने के कुछ उपाय वैज्ञानिकों ने ढूंढे हैं, कुछ तरीके ढूंढे हैं। उनमें से सबसे पहला तरीका है वायु प्रदूषण के निवारण का सबसे पहला तरीका है मार्जक या स्क्रैबर, मार्जक या स्क्रैबक। अब सबसे पहली मैं आपको बात बता दूं कि ये वायुमंडल में उपस्थित कणीय प्रदूषकों, वायुमंडल में उपस्थित कणीय प्रदूषकों को स्थिर वैद्युत प्रदूषकों की सहायता से और हानिकारक कणीय प्रदूषकों को, चलो इस बात को एक बार थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं
कि कणीय प्रदूषकों दोनों को साथ साथ न करके अपने स्क्रैबर से ही शुरू कर रहे हैं, तो यूं कह दें कि वायुमंडल के अंदर जितने भी हानिकारक गैसीय प्रदूषक है, हानिकारक गैसीय प्रदूषक जो है उनको, वायुमंडल में जितने भी हानिकारक गैसीय प्रदूषक है उनको इन मार्जक या स्क्रैबर के द्वारा पृथक किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। और दूसरा जो है वो है वायुमंडल में वायु प्रदूषण को कम करने वाला दूसरा जो साधन है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर स्थिर विद्युत अवक्षेपक। ये वायुमंडल में उपस्थित कणीय या कणिकीय प्रदूषकों को पृथक करने का कार्य करता है। तो अपन पहले देख लेते हैं मार्जक को या स्क्रैबर को। ये हानिकारक गैसीय प्रदूषकों को पृथक करने का कार्य करता है। अब कैसे करेगा, इसकी संरचना क्या रहेगी, किस प्रकार का ये होता है, इसकी उपकरणीय व्यवस्था क्या रहेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपके डायग्राम में ऐसा एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसके अंदर आप इधर से प्रदूषणकारी गैस को डाल रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? अस्वच्छ वायु भेज रहे हैं और ऊपर से आप चूना मिश्रित जल है वो उसकी फुहारे डाल रहे हैं। आप अशुद्ध वायु डाल रहे हैं और चूना मिश्रित जल की फुहारे ऊपर से डाल रहे हैं। तो इसके अंदर जितने भी प्रदूषणकारी कणीय प्रदूषक होंगे चूने की फुहारों में से गुजरा जाता है, तो प्रदूषणकारी वायु में उपस्थित जो हानिकारक गैसीय प्रदूषक जो होते हैं, गैसीय प्रदूषक में मुख्य रूप से क्या रहती है? CO2 गैस रहती है, SO2 गैस रहती है और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें रहती है। तो ऊपर से जो चूने का पानी आएगा वो इन गैसीय प्रदूषक जो अस्वच्छ वायु या प्रदूषणकारी गैस वाली वायु यहाँ से गुजर रही है उसके संपर्क में जब आता है, चूने के पानी युक्त जल के संपर्क में जब आता है, तो एक तो बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में CO2 है वो बना देगा कैल्शियम का कार्बोनेट। ये दोनों गैसीय प्रदूषक है वो पर्यावरण से मुक्त कर दिए जाते हैं। दोनों गैसीय प्रदूषक है वो इस अस्वच्छ वायु को इस मार्जक में से गुजार करके और आराम से इसको पृथक किया जा सकता है। तो ये मार्जक वायु प्रदूषक का निवारण करने वाला एक उपयुक्त साधन है। और अगला जो साधन है अपना, वो साधन है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। हाँ, तो आप देख रहे थे कि वायुमंडल में जो कणीय वायु प्रदूषक होते हैं उन वायु प्रदूषकों को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर अर्थात स्थिर विद्युत अवक्षेपकों की सहायता से पृथक किया जाता है। ये एक विशेष प्रकार की उपकरणीय व्यवस्था रहती है। इस उपकरणीय व्यवस्था में उच्च विभव वाले नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहते हैं और दो धनावेशित प्लेटें रहती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या धनावेशित प्लेट है। ये जो धनावेशित प्लेटें दिख रही है दोनों तरफ होती है और इनके बीच में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। उन इलेक्ट्रोड के ऊपर उच्च विभव का ऋण आवेश होता है और इधर से आप प्रदूषित वायु प्रवेश करवाते हैं। इस प्रदूषित वायु के अंदर जो भी कणीय प्रदूषक होंगे वो इन ऋणावेशित इलेक्ट्रोडों से टकराएंगे। ऋणावेशित इलेक्ट्रोडों से टकराने से ये कणीय प्रदूषण जो है, वायु के जो कण हैं, प्रदूषित कण जो वायु में उपस्थित है एयर स्ट्रीम में, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनों से टकराने के कारण ऋण आवेश आ जाता है। और जैसे ही ऋण आवेश आता है तो ये कणीय प्रदूषक इन धनावेशित प्लेटों के चिपक करके और इसके अंदर ये देखो गिर रहे हैं, इस प्रकार से गिरते हैं जिनको यहाँ से पृथक कर लिया जाता है। अर्थात वायु में जितने भी प्रदूषणकारी कण उपस्थित रहते हैं, कणीय प्रदूषक आप देख रहे थे कि जितने भी स्वचालित वाहन हैं उनमें कणीय प्रदूषकों के रूप में लेड निकलती है और
ताप विद्युत संयंत्र जो है उनमें कणीय प्रदूषकों के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक मुक्त होते हैं। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जैविक भट्टियां जो है उनमें भी कणीय प्रदूषकों के रूप में कई प्रदूषक वायु प्रदूषक मुक्त होते हैं, जिनको स्थिर विद्युत अवक्षेपक या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा पृथक किया जा सकता है आसानी से। अब देखिएगा, वैज्ञानिकों ने ऐसा माना है कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास 2.5 माइक्रोमीटर से कम व्यास के जो कणीय प्रदूषक होते हैं वो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। क्या करते हैं ये हानिकारक होकर के? ये क्या करते हैं कि श्वसन तंत्र हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण इनके ऊपर जो गुरुत्वीय बल है वो नगण्य रहता है, जिससे हवा के साथ ये कणीय प्रदूषक प्राणवायु के साथ मानव की फेफड़ों तक या एल्वियोलाई तक चले जाते हैं। फेफड़ों की कुप्पिकाओं के अंदर जो झिल्ली होती है वो झिल्ली चिकनी रहती है और इस झिल्ली के ऊपर जाकर के ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमना शुरू हो जाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र के रोग जैसे एलर्जिक अस्थमा, विभिन्न प्रकार के श्वसन तंत्र के रोग जैसे एलर्जिक अस्थमा एवं विभिन्न श्वसन तंत्र के रोग जैसे एस्बेस्टस है, एम्फाइसीमा है, जिसमें श्वास लेने में दिक्कत होती है और फेफड़ों की कुप्पिकाओं की आंतरिक या झिल्ली जो है वो ज़्यादा इन्फ्लामेट हो जाती है, जिससे व्यक्ति को बिल्कुल फिजिकल वर्क करने में असमर्थता उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार के छोटे आकार के जो कणीय प्रदूषक है वो अत्यधिक प्रदूषण क्षमता के कारण श्वसन तंत्र में डिफॉर्मिटी उत्पन्न करते हैं। अर्थात इन प्रदूषकों को हटाने के लिए ये स्थिर विद्युत अवक्षेपक के रूप में प्रयोग आने वाला उपकरण काम में लिया जाता है। अब प्रदूषणकारी जितनी भी गैसें उत्पन्न होती है उन प्रदूषणकारी गैसों का उत्पत्ति है वो आप कह रहे हैं प्रदूषणकारी गैसें हैं, औद्योगिक इकाइयों से भी निकलती है, स्वचालित वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से भी निकलती है, ताप विद्युत संयंत्रों से भी निकलती है और श्वसन की क्रिया जब होती है सभी जीव श्वसन की क्रिया के दौरान प्रदूषणकारी गैस CO2 को भी मुक्त करते हैं। इन प्रदूषणकारी गैसों को किस प्रकार से वायु प्रदूषणकारी गैसों का निवारण आप किसकी सहायता से कर सकते हैं? तो इनका पहला तरीका था मार्जक की सहायता से। स्क्रैबर आप अभी इसी वीडियो में थोड़े समय पहले देख रहे थे कि जो स्क्रैबर होता है इसके अंदर ऊपर से चूना मिश्रित पानी की फुहारें डाली जाती है और नीचे से प्रदूषित गैस है वो भेजी जाती है। तो उस प्रदूषित गैस के अंदर जितने भी सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड होंगे वो इस चूने के पानी से अभिक्रिया करके और सल्फ्यूरिक अम्ल व कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं, जिससे इस मार्जक या स्क्रैबर की सहायता से उस प्रदूषणकारी गैसों के मिश्रण में सल्फर और CO2 मुख्यतः पृथक कर ली जाती है। ये प्रदूषणकारी गैसों के निवारण का मार्जक विधि द्वारा सॉल्यूशन या उपयोग था। अगला प्रदूषणकारी गैसों को मुक्त करने का तरीका है उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी युक्ति है उत्प्रेरक परिवर्तक कैटेलाइज्ड परिवर्तक जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो स्वचालित वाहनों का जो साइलेंसर होता है उस साइलेंसर और इंजन के मध्य इस युक्ति को लगाया जाता है और इस युक्ति के अंदर इंजन के मध्य स्थापित की जाने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसमें कई महंगी धातुएं, कीमती धातुएं जैसे पैलेडियम, रोडियम एवं प्लेटिनियम धातुएं एक पट्टिका के रूप में उपस्थित रहती है और ये पट्टिकाएं उस साइलेंसर से निकलने वाली गैस के लिए उत्प्रेरक परिवर्तक के रूप में कार्य करती। और उत्प्रेरक परिवर्तक क्या करता है इसको मैं आपको सिंपल से एक डायग्राम के द्वारा
समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये उत्प्रेरक परिवर्तक जो है वो क्या करते हैं, तो ये उत्प्रेरक परिवर्तक है। इधर से वाहन का इंजन है जिसमें जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, और दहन के साथ ही क्या क्या निकलता है, एक तो बिना जला हाइड्रोकार्बन निकलता है, बिना जला हाइड्रोकार्बन मुक्त होता है, साथ में ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड मुक्त होते हैं, साथ में ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है और जल वाष्प भी मुक्त होती है। ये सारे के सारे अधिक प्रदूषणकारी होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, अधिक प्रदूषणकारी होते हैं। तो इंजन से जीवाश्मी ईंधन के दहन पर उत्पन्न होने वाले बिना जले हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प, ये सब के सब अधिक जहरीले होते हैं। इनके आगे लगी हुई ये युक्ति है उत्प्रेरक परिवर्तक, जिसमें पैलेडियम, रोडियम और प्लेटिनम जैसी महंगी धातुओं की प्लेटें लगी रहती है जो उत्प्रेरक का कार्य करती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को परिवर्तित कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल वाष्प जो होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड लास्ट क्लास में आपको बता रहा था अत्यधिक जहरीली गैस होती है, जिसको ये उत्प्रेरक परिवर्तक कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में, और नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के रूप में मुक्त कर देता है, जो वायुमंडल में जहरीली नहीं होती है। और बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको कजली यानी कार्बन प्लस जल वाष्प के अंदर मुक्त कर देते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, कम हानिकारक रहते हैं और ये अधिक हानिकारक होते हैं। अर्थात जीवाश्मीय ईंधन का दहन जिन वाहनों में होता है, स्वचालित जो वाहन होते हैं, ऑटोमोबाइल जितने भी वाहन हैं, उनमें जीवाश्मी ईंधन के दहन से जो ये अधिक जहरीले या अधिक हानिकारक पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, उनको या इंजन के मध्य और साइलेंसर के मध्य उत्प्रेरक परिवर्तक युक्ति को लगा करके और कम हानिकारक पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है। अगला विकल्प है, जो भी गैसीय प्रदूषक बाहर निकलते हैं उन गैसीय प्रदूषकों का मुक्त होने का सबसे अधिक जो संभावना रहती है, सबसे अधिक जो कारण है, वो है जीवाश्मी ईंधन का दहन। और जीवाश्मी ईंधन का दहन किसके अंदर होता है, आप और हम सब जानते हैं कि जीवाश्मी ईंधन का दहन स्वचालित वाहनों में होता है। स्वचालित वाहनों में जीवाश्मी ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग होता है। तो इनके दहन से अधिक प्रदूषणकारी गैसें और विभिन्न प्रकार के कणीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। इसकी उत्पत्ति में बिना जले हाइड्रोकार्बन भी निकलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, CO2 भी निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर के ऑक्साइड भी निकलते हैं और लेड Pb भी उत्पन्न होता है। ये सारे के सारे अत्यंत हानिकारक प्रदूषक है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इन प्रदूषकों से मुक्ति पाने के लिए भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर की और उस जनहित याचिका के अंदर ये आदेश पारित किया गया कि भारत जो है वो भारत में दिल्ली शहर है वो विश्व का चौथे नंबर का सबसे अधिक प्रदूषणकारी शहर था। उस शहर में अत्यधिक वाहनों का या स्वचालित वाहनों का उपयोग होने लगा था और इन स्वचालित वाहनों में जीवाश्मीय ईंधन इस डीजल और पेट्रोल के दहन से अत्यधिक जहरीले ये प्रदूषणकारी या वायु प्रदूषणकारी पदार्थ मुक्त हो रहे थे। इनसे मुक्ति पाने के लिए हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका दायर करके और एक आदेश पारित किया, जिसमें सन 2002 में बताया गया, सन 2002 में बताया कि जितने भी ये वाहन हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र CNG
CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग ईंधन के रूप में होना चाहिए, और इस CNG से जब वाहन संचालित होंगे तो प्रदूषण कम होगा। कैसे होगा कम? और जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, दिल्ली सरकार सीरियस होती है और सरकार ने उन स्थानों पर जितने भी वाहन थे उन वाहनों के इंजन में रूपांतरण शुरू किया और CNG कंप्रेस्ड का मतलब होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस से संचालित होने वाले इंजनों को प्रारंभ किया। ऐसे इंजन शुरू किए तो इन इंजनों में क्या विशेषता थी और वो इंजन किस प्रकार से वायु प्रदूषण को कम कर रहे थे और CNG की क्या विशेषता रहती थी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि CNG के अंदर ये गैसीय अवस्था में रहती है, कम दाब पर ये गैसीय अवस्था में रहती है, तो इसके साथ किसी का भी मिश्रण या मिलावट करने की संभावना खत्म हो जाती है। दूसरा, इसकी चोरी आसानी से नहीं होती। डीजल और पेट्रोल को आसानी से चोर चुरा सकते हैं, तो मिश्रण यानी मिलावटखोरी का समस्या खत्म, चोरी की समस्या खत्म। दूसरा, इसके दहन के बाद कम प्रदूषण होता है, यानी प्रदूषण बिल्कुल भी मुक्त हो जाता है, तो प्रदूषण से निजात मिल गई। अगला, ये CNG डीजल और पेट्रोल की तुलना में सस्ता भी था। ये CNG डीजल और पेट्रोल की तुलना में सस्ता भी था और आसानी से बिना कोई प्रदूषण उत्पन्न करते हुए आसानी से उपलब्ध भी हो रहा था। साथ ही साथ जीवाश्मीय ईंधन के रूप में जब इंजन में इसका दहन होता है तो बहुत ही कम बिना जला हुआ भाग बनता है और साथ ही साथ प्रदूषणकारी गैसें भी बहुत ही कम मुक्त होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर जितने भी स्वचालित वाहन थे उन्हें 2005 तक सारे के सारे CNG में कन्वर्ट कर दिए गए। अब CNG दिल्ली शहर में वाहनों से CNG के प्रयोग से प्रदूषण मुक्ति हुई। उस मुक्ति का कारण क्या था? कारण यह था कि धीरे धीरे पुराने जो भी वाहन थे उनको हटा दिया गया, जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन थे उनको वहां से हटा दिया और नए वाहन जो किससे चल रहे हैं अभी, CNG से चलने वाले वाहन आ गए। अब CNG के अंदर सीसा यानी गंधक भी नहीं होता है, साथ ही साथ लेड PB भी नहीं होता है, अर्थात ये गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के जितने भी ऑक्साइड निकल रहे थे वो अपने आप हट गए और सीसा रहित यानी लेड बहुत ही कम उपस्थित था, लेड रहित थी, इसलिए इनके दहन से उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण था वो बहुत ही कम रहेगा। अगला है यह है कि इसमें कड़कड़ाहट भी कम होती है इंजन की, अर्थात ध्वनि प्रदूषण भी कम रहेगा। अगला यह है कि प्रदूषण नियंत्रण हेतु बने अधिनियम को सख्ती से लागू करते हुए और इस CNG का प्रयोग करवाकर गैसीय प्रदूषकों को कम किया गया। अगला था मानक ईंधन का प्रयोग। अब देखिएगा, भारत सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1986 में जारी किया था और उसमें समय समय पर इसके अंदर कई और परिवर्तन किए गए और इन परिवर्तनों के दौरान प्रत्येक वाहन का जो यूरो है उसमें यूरो फर्स्ट, यूरो सेकंड, यूरो थर्ड, यूरो फोर्थ, यूरो 5 और यूरो 6, अभी जो वाहन जितने भी चल रहे हैं वो BS6 चल रहे हैं, BS6 कैटेगरी के वाहन चल रहे हैं और इन वाहनों में जो ईंधन होता है उस ईंधन की जो फ्यूल जो होता है उस फ्यूल की मानकता का निर्धारण किया जाता है। इस मानकता के निर्धारण में उस फ्यूल के अंदर उपस्थित गंधक की मात्रा को दिनों दिन कम किया जा रहा है, साथ ही साथ इस फ्यूल में उपस्थित लेड की मात्रा को भी कम किया जाता है। साथ ही साथ अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, अज्वलनशील हाइड्रोकार्बन भी कम किए जाते हैं और गंधक की मात्रा है वो 150 ppm से कम वाला ईंधन ही अब मानक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है और इन सारी शर्तों को लागू करके और वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया है। अगला पॉइंट अपना है
ध्वनि प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या रहते हैं? वायु प्रदूषण में कणीय प्रदूषकों को पृथक करने के क्या तरीके हैं? वायु प्रदूषण में गैसीय प्रदूषकों को कम करने के क्या तरीके हैं? ये सारी बातें देखने के बाद आप यहां तक पहुंचे हैं कि वायु प्रदूषण एक अत्यंत खतरनाक प्रदूषण है जो पृथ्वी पर मानव जीवन का स्वस्थ जीवन जीने हेतु अनुकूलताओं को खत्म करता है। अर्थात इस वायु प्रदूषण को यदि कम नहीं किया गया, समय रहते वायु प्रदूषण को यदि कम नहीं किया गया तो ऐसी असमानताएं उत्पन्न होगी जिसमें मानव जीवन एक स्वस्थ जीवन जीते हुए इस जैव मंडल में रहना संभव नहीं होगा, क्योंकि कई सारे श्वसन तंत्र के रोग हो जाएंगे, कई सारे त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे, साथ ही साथ आंखों के रोग भी होंगे, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज भी उत्पन्न होंगे, जिसकी वजह से एक स्वस्थ जीवन जीना संभव नहीं होगा। दूसरे प्रकार का जो प्रदूषण है वो है ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले मैं ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा को जानने से पहले मैं इसका सामान्य परिचय आपको करवा दूं कि ध्वनि की प्रबलता और आयाम। ध्वनि क्या है? साउंड है। साउंड का लाउडनेस और शार्पनेस होता है। साउंड कितनी लाउड है और कितनी तीखी है, इन दोनों बातों को नापने के लिए ध्वनि की प्रबलता या आयाम को लॉर्न बैरोमीटर यंत्र द्वारा नापा जाता है। ध्वनि की बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रबलता या आयाम को लॉर्न बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो ध्वनि की प्रबलता है उसको डेसिबल में नापता है। यह सामान्य परिचय मैं बता रहा हूं आपको कि ध्वनि क्या है और उसको कौन सी ध्वनि को प्रदूषण ध्वनि कहेंगे, कौन सी ध्वनि सामान्य ध्वनि होती। तो ध्वनि की प्रबलता या आराम को लॉर्न बैरोमीटर द्वारा नापा जाता है और नापने की जो इकाई है वो डेसिबल है, जिसको आप डीबी के रूप में लिखते हैं। डेसिबल, ध्यान रखना, डेसीमीटर लिखा हुआ हो सकता है ऑप्शन में। अब देखिएगा, ध्वनि जो सामान्य बातचीत की अपन ध्वनि है, जो फुसफुसाहट की ध्वनि जो अपन करते हैं, फुसफुसाहट कानों में बातें करते हैं, उसका जो डेसिबल है वो 0 डेसिबल होता है। सामान्य बिल्कुल धीमी आवाज की जो ध्वनि है जो आप सुनाई देने योग्य है, उसका डेसिबल 0 से 1 डेसिबल तक होता है। अब अगला 80 डेसिबल तक की ध्वनि जो होती है, 80 डेसिबल तक की ध्वनि जो है वो आपके कानों के लिए ठीक ठीक तक रहती है। इससे अधिक की ध्वनि आपके कानों के लिए अप्रिय होती है, अर्थात बहुत ही मतलब करकराहट वाली ध्वनि कह सकते हैं। अर्थात 80 डेसिबल तक की जो ध्वनि है वो आपके कान आराम से सहन कर लेते हैं। अब जेट विमान जो होता है, जेट विमान या वायुयान जेट विमान जो है उसकी ध्वनि लगभग 120 डेसिबल के आसपास होती है, जो अत्यंत तीव्र ध्वनि होती है। विमान की जो ध्वनि है अब देखिएगा, वायुयान की ध्वनि है वो तो होती है लगभग 80 से 100 डेसिबल तक, और जेट विमान की जो ध्वनि है वो 120 डेसिबल तक, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक बात है। और जो आप जोर जोर से बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मेरी लेक्चर के टाइम की जो ध्वनि है वो लगभग 60 से 90 डेसिबल की है, जो सामान्य कोई प्रदूषणकारिता नहीं रखती। पर जो बड़े बड़े स्पीकर है या
डीजे साउंड है उसकी जो ध्वनि है वो 100 डेसिबल से अधिक होती है और वो ध्वनि प्रदूषणकारी होती है, आपके कानों के लिए खतरनाक होती है। अर्थात आपके कानों में ध्वनि को सहन करने की सामान्य जो क्षमता है वो 80 से 90 डेसिबल के आसपास रहती है। उससे अधिक जो ध्वनि है, उससे अधिक क्षमता की, अधिक प्रबलता की जो ध्वनि है वो आपके लिए, आपके कानों के लिए हानिकारक होती है। तो ये तो ध्वनि की प्रबलता या ध्वनि का तीव्रनेस या आयाम, तीव्रता किससे नापी जाती है, कितने डेसिबल की ध्वनि कहां तक कैसे क्या रहती है बात है। अब परिभाषा की बात कर रहे हैं तो ये होगी अधिक प्रबलता या अधिक आयाम की अवांछनीय ध्वनि। परिभाषा बता रहा हूं ध्वनि प्रदूषण की, अधिक प्रबलता या अधिक आयाम की अवांछनीय ध्वनि जो अपने कानों के लिए अप्रिय हो और शांति भंग करने के साथ साथ मनुष्य के कर्णपट को या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को क्षति पहुंचा सकती हो, ऐसी ध्वनि को आप क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था को आप क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वापस बोल रहा हूं, अधिक प्रबलता या अधिक आयाम की ध्वनि, अधिक प्रबलता या अधिक आयाम की ध्वनि जो शांति भंग करे और मानव के कर्णपट को हानि पहुंचाने का सामर्थ्य रखे, मानव के कर्णपट को हानि पहुंचाने की संभावना उत्पन्न करती हो, तो उस ध्वनि से उत्पन्न अशांति को, उस ध्वनि से उत्पन्न रेस्टलेस कंडीशन को ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है भाई, बहुत सारे कारण है। ध्वनि प्रदूषण के कारण में जितने भी स्वचालित वाहन चलते हैं उनमें जीवाश्म ईंधन का जो दहन होती है तो उसमें अपस्फोटन होता है। उस अपस्फोटन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, लाउड स्पीकर से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, चोर या चिल्लाने से, लड़ाई झगड़ों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, हॉर्न जो होते हैं, हॉर्न स्वचालित वाहनों के हॉर्न, उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि, टैप, रेडियो, लाउड स्पीकर आदि का अधिक वॉल्यूम में चलने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, साथ ही जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन औद्योगिक इकाइयों में कई सारे इंस्ट्रूमेंट जो चल रहे हैं उनसे उत्पन्न होने वाली ध्वनि, पटाखों से उत्पन्न होने वाली अधिक तीव्रता वाली ध्वनि, वायुयान, जेट, विस्फोट से उत्पन्न होने वाली अधिकांश ध्वनि है वो ध्वनि प्रदूषण के कैटेगरी में आती है और यही सारी बातें ध्वनि प्रदूषण का कारण है। अब ध्वनि प्रदूषण का निवारण कैसे कर सकते हैं आप, तो ध्वनि प्रदूषण का निवारण करने के लिए जो भी ध्वनि उत्पादक यंत्र है उनको ढक दें। जैसे जीवाश्म ईंधन का जो दहन करने वाले ईंधन जितने भी होते हैं उनमें साइलेंसर का आकार इस प्रकार का होता है कि वो उस आवाज को बाहर तक नहीं आने देता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण निवारण का एक उपाय है। यंत्रों को ढक करके या ध्वनि अवशोषक, अधिक तीव्रता की जो ध्वनि है, अधिक आयामों की जो ध्वनि है उसको अवशोषक यंत्र लगाकर, ध्वनि अवशोषक यंत्रों को स्थापित करके आप रोक सकते हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जो वाहनों के हॉर्न हैं उनको प्रतिबंधित कर करके और लाउड स्पीकर को बजाने की एक सीमा निर्धारित करें, या आवासीय कॉलोनी के पास फैक्ट्रियों को स्थापित न करें, वहां लाउड स्पीकर स्थापित न करें जिससे कि ध्वनि प्रदूषण हो। पटाखों पर प्रतिबंध लगा करके वाहनों के ईंधन में अपस्फोटन रोधी खड़खड़ाहट जो उत्पन्न करता है, ईंधन का दहन होता है उस समय जो खड़खड़ाहट उत्पन्न हो रहा है उस खड़खड़ाहट को कम करने वाले इंस्ट्रूमेंटों को लगा करके और आप ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण के निवारण के उपाय। अब सरकार ने जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बनाए, सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का पारित 1986 में किया था, उसमें कुछ परिवर्तन करके ध्वनि और जल प्रदूषण नियंत्रण का नया संशोधित अधिनियम 1987 के अंदर सरकार ने पारित किया था। यह अधिनियम ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि और जल प्रदूषण को रोकने में भी सहायक था। यानी उसके अंदर जो जो रूल्स बनाए थे उन रूल्स को सिस्टम से फॉलो करके आप ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। अगला है दुष्प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है, तो मनुष्य में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, मनुष्य में चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है, कर्णपट में डिफॉर्मिटी उत्पन्न होने से बहरापन उत्पन्न हो जाता है, मानसिक अशांति और निद्रा, मानसिक अशांति
और निद्रा उत्पन्न अशांति और अनिद्रा, मानसिक अशांति और अनिद्रा की कंडीशन पैदा हो जाएगी। हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट बीट और बीपी बढ़ने से कार्डियक अटैक, की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और गर्भवती माताओं में गर्भपात होने की संभावना, ध्वनि से जो कंपन होते हैं वो कंपन गर्भाशय की भित्ति दीवारों तक जाकर के और गर्भपात भी उत्पन्न करवा सकते हैं। तो अधिक तीव्रता की ध्वनि है वो गर्भवती माताओं में गर्भपात की कंडीशन उत्पन्न कर सकती है। साथ ही 150 डेसिबल या उससे अधिक आयाम की जो ध्वनि है वो कानों के पर्दे को स्थायी रूप से फाड़ सकती है, तोड़ सकती है, नष्ट कर सकती है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभाव थे। इसका अगला है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या होता है, किस रूप में रहता है, किस वजह से होता है, किस रूप से उसको दूर किया जा सकता है और जल प्रदूषण के क्या क्या दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।